फवाद चौधरी साहब चूँकि हमारे पास मौजूद हैं तो हम उनसे ये पूछेंगे कि एक तो आप 2019 में जब ये वाक़या हुआ था पुलवामा का, आपकी स्ट्रेटजी कैसी रही? उस वक्त भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा, हमने टेट फॉर टैट जवाब भी दिया और आलमी सतह पर बावर भी कराया एक इबलागी मुहिम के ज़रिए कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस नहीं होता और भारत ये काम करता है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त हम जो कर रहे हैं इबलागी महाज पर, आप चूँकि इसके एक्सपर्ट हैं, मिनिस्टर रहे हैं, ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए? और आप क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत और वजारत इत्तलात के लिए? फवाद साहब। देखिए, मेरा ये ख्याल है शाह साहब कि अभी तक तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो इसलिए कामयाब रही है कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं और जिस तरह से आप अभी शुरू में कह रहे थे कि उन्होंने फौरन ही इल्ज़ाम लगा दिया, वो एक्चुअली खुद को समझते हैं कि हम कोई इस रीजन का इसराइल हैं और जिस तरह से इसराइल को हर बात जो है वो अमेरिका और दूसरे मुल्क उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, तो हमें भी शायद ऐसा ही जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा, जो जाहिर है कि मुमकिन नहीं था। अब जब ये पहलगाम का वाकया हुआ है उसके बाद इन्होंने अपना 100 एम्बेसडर इकट्ठा किया साउथ ब्लॉक में, दिल्ली में, तो उन्होंने पूछा जी कि एविडेंस क्या है, तो एविडेंस थी कोई नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, टेलीग्राफ ने ये सारी स्टोरीज जो हैं वो छापी। उसके बाद इनको जो इन्होंने इसको एस्केलेट किया है पाकिस्तान के खिलाफ, जो इनका ख्याल था कि इनको सपोर्ट मिलेगी खसूसन अमेरिका की तरफ से, वो सपोर्ट जो है वो नहीं मिली और जेडी वैंस जो उस वक्त इंडिया में ही मौजूद थे उन्होंने ही कह दिया है कि देखिए हम ये नहीं चाहते कि ये एस्केलेट करे इस तरह की जो टेंशन है। और इसी तरह से यूरोपीय यूनियन पे कल आपने देखा होगा कि जयशंकर तो बरस ही पड़े हैं यूरोप के मिनिस्टर्स के ऊपर कि जी आप प्रीचर बन गए हैं, हम तो पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। सो वो आप देखते हैं कि वो तो जो इंटरनेशनल रिस्पांस जिस किस्म का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको जो है वो नहीं मिला। बाकी एक सिंबॉलिक एक्शंस हैं जो अभी तक हुए हैं, लेकिन देखिए इसमें कोई शुबा नहीं है, मुझे तो कोई शुबा नहीं है कि हिंदुस्तान ने जाना ही जाना है काइनेटिक एक्शन की तरफ, एक उन्होंने अपने वॉर की तरफ जाना ही जाना है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। 2019 में पुलवामा के 14 दिन के बाद ये हुआ था और हम खुशकिस्मती से इमरान खान की क़यादत में पूरी तरह तैयार थे और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अच्छा फवाद साहब, ये आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब कल ब्रीफिंग थी, वज़ीर इत्तलात उसमें मौजूद थे, DG ISPR मौजूद थे, तकरीबन सारी सियासी जमातें थी माँ सिवाय PTI के। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर उसके बाद ये भी कहा कि कौमी सलामती को अगर आप बानी PTI की रिहाई से मशरूत कर देंगे तो ये तो हुब्बुल वतनी नहीं है। तो आप नहीं समझते कि PTI का कल इस मीटिंग में शिरकत ना करना कोई इतना मौजूद फैसला नहीं था? कल की मीटिंग की कोई अहमियत नहीं थी और अभी तक तो सच्ची बात यह है कि अगर आप सच पूछे तो हुकूमत की तरफ से, अरबाब इक़्तिदार की तरफ से, जो लोग हुकूमत में ताकतवर हैं, कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया गया जिससे ये ज़रूरत महसूस हुई हो कि पाकिस्तान में एक इत्तेहाद की या यगानगत की या यूनिटी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। आज इस वक्त जब हम आपस में बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है और राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी से ताल्लुकात तकरीबन उतने ही खराब हैं जितने के हमारे हुकूमत के और इनके आपस में खराब है इमरान खान साहब की। लेकिन उन्होंने जो है वो मुलाकात भी की है, पॉलिसी भी बनाई है, चीजें भी बनाई हैं। हमारी तरफ अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी जरूरत महसूस नहीं हो, क्योंकि देखिए ना, अगर आप बुलाते हैं PTI के किसी आदमी को बुला भी लेंगे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जो अगर आप यूनिटी का मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप इसका मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो मुत्तहिद है, वो मैसेज तो सिर्फ इमरान खान की तरफ से आ सकता है। या आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बुलाएंगे तो उस मीटिंग में कोई जान पड़ेगी ना, बाकी तो आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। फवाद, बल्कि आपकी बात की तायद करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कौमी असम्बली से वॉकआउट किया ये कहकर कि ना यहाँ वज़ीर आज़म मौजूद हैं, ना कोई अहम वज़ीर मौजूद है, गैर संजीदा है हुकूमत, फिर इजलास बुलाने की ज़रूरत थी। जब इसी हवाले से, पहलगाम के हवाले से करारदाद पेश करनी है, कौमी यकजहती का हमने
और अपनी संजीदगी का सबूत देना है, तो वज़रा वज़ीर आज़म कोई मौजूद नहीं है तो मैं वॉकआउट कर रहा हूँ, उन्होंने और उनकी पार्टी ने वॉकआउट किया। तो आपके ख़्याल में जब 2019 में ये सूरत हाल थी तो आपकी हुकूमत ने कौमी यकजहती का तासुर देने के लिए क्या इक़दाम किए थे? और बल्कि ख्वाजा आसिफ और ये लोग तो कहते हैं, राना सनाउल्लाह वगैरह के, इमरान खान साहब उस इजलास में शरीक होने के लिए तैयार नहीं थे और नहीं हुए थे जिसमें सारी कौमी क़यादत इकट्ठी की गई थी। ये बात तो ठीक है कि उस इजलास में इमरान खान नहीं थे, लेकिन उसमें इमरान खान इसलिए मौजूद नहीं थे कि उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हो रही थी नरेंद्र मोदी से और फिर बाद में इमरान खान से। अच्छा। और वो जो डिप्लोमेसी उस वक्त एक इंटरनेशनल एफर्ट चल रही थी, इमरान खान उस एफर्ट का जो है वो हिस्सा थे। लेकिन तमाम अहम वज़रा जो हैं वो उस ब्रीफिंग में मौजूद थे। फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें सब लोग जो हैं वो मौजूद थे। और बहरहाल अपोजिशन में और हुकूमत में उतना फासला तो नहीं था जितना कि अब है, और ना ही लोगों में और हुकूमत में उतना फासला था जो कि अब मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि देखें, इस बार तो आपने तो सारी उम्र हुकूमतों को कवर किया है, देखा है। मेरा ख्याल है कि आप इस बात को तायद करेंगे कि हुकूमत में अरबाब इक़्तिदार में कोई ख्वाहिश नज़र नहीं आ रही कि कोई आपने कुछ सियासी टेंशन को कम करना है या कोई इतना बड़ा बाहर कोई वाक़या हो गया है कि हमें कोई इस पे कोई तहाद करना चाहिए या सियासी टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। एक्चुअली तो सियासी टेम्परेचर बढ़ाने की ही रोज़ हम एफर्ट देखते हैं। लोगों को जिस तरह से अदालतों के बाहर गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह से वर्कर्स के साथ जो हो रहा है, कन्विक्शंस हो रही हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये फैसले अपने जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो रख लिए। सो पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई सियासत, अंदरूनी सियासत में कोई तलखियां कम करने की ज़रूरत का कोई एहसास भी पाया जाता है। सही है। अच्छा फवाद साहब, आज की जो डेवलपमेंट है जरा इस पर मैं आपकी राय चाहूँगा। एक तो आलमी और लोकल मीडिया को लेके जाया गया और वहाँ उन्होंने कवर भी किया और बताया जो भारत का वो दहशतगर्द कैंप वाला प्रोपेगेंडा था उसको बेनकाब किया गया। आप मीडिया स्ट्रेटजी में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या मशवरा है आपका मौजूदा हुकूमत को, अता तारड़ साहब को, कि ये जो भारत कर रहा है इसके जवाब में मज़ीद क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तक हमने जो सबसे अच्छा कदम ये किया है, हमने कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो आइए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो हमने अपने जो साफ हाथ हैं वो अपने शो किए ना, वी हैव शोड आवर क्लीन हैंड्स, कि अगर हमारी कोई है तो आइए आप करवा लें। उसके ऊपर इंडिया तैयार नहीं हो रहा, सो इंडिया उसके ऊपर जो है वो बैक फुट के ऊपर है। थोड़ा सारा ये ज़रूर है मेरे ख्याल के अंदर कि जो हमारे इस वक्त हमारा जो डायस्पोरा है वो थोड़ा उतना साथ नज़र नहीं आ रहा जितना कि अमूमी तौर के ऊपर साथ होता है। एक तो हमें उनको जो है वो इंगेज करना चाहिए। दूसरा, ये ज़्यादातर जो ब्रीफिंग्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो रही हैं। इनको जो है वो फॉरेन कंजम्पशन के लिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसकी चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू क्यों नहीं हो सकी मोहम्मद बिन सलमान से और प्रेसिडेंट शी से, क्योंकि ये दो ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के बड़े करीबी दोस्त हैं। और इन दोनों अगरचे उनसे फॉरेन मिनिस्टर लेवल के ऊपर तो बात हुई है, इसहाक डार साहब ने बात की है चीन से भी। और इस वक्त आपको मैं बताऊं कि 2019 में भी सऊदी अरेबिया ने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की थी टेंशन नीचे लाने के लिए, लेकिन उस वक्त सऊदी अरेबिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था इंडिया पे। अब तो चूंकि $100 बिलियन की कमिटमेंट है सऊदी अरेबिया की कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसकी वजह से सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस इंडिया पे बहुत ज्यादा है। तो अभी मुझे नहीं पता कि MBS जो है उनसे शहबाज शरीफ साहब की बात क्यों नहीं हो सकी और प्रेसिडेंट शी से इनकी बात जो है वो क्यों नहीं हो सकी। वो होनी चाहिए थी, वो उसके ऊपर एक मेरा है कि वो समझ नहीं आई कि क्यों नहीं हो।